बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो काइनेजियोलॉजी है। इसके अंदर जो हम लोगों ने आज टॉपिक कवर करना है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ री एजुकेशन। ठीक है, ये आपका बुक का पेज नंबर 250 है और जो चैप्टर नंबर है वो हमारे पास पोस्टर वाला ही कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ री एजुकेशन। री एजुकेशन क्या होती है? ठीक है, एक मसल है, उसको पता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट होना है या फिर रिलैक्स होना है। ऐसे ही है, एक मसल की अगर हम बात करते हैं तो उसकी कौन कौन से जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है मसल स्ट्रेंथ, दूसरी क्या होती है मसल टोन, ठीक है, एक मसल टेंशन होती है उसके अंदर जो हर मसल के अंदर प्रेजेंट ही होती है, तीसरी उसकी एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे पास एक मसल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब क्या होता है कि अगर मसल जो है वो किसी ट्रॉमा से गुजरे तो वो इनमें से कोई भी अपनी एबिलिटी या कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लूज़ कर देता है। तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट हमारा क्या काम होता है कि हम मसल को वो चीज़ जो वो पहले से जानता था लेकिन अब वो भूल गया, उसे दोबारा से जो है वो याद करवाएं और उसकी वो वाली एबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक को दोबारा से डेवलप कराएं। दैट इज़ नोन एज री एजुकेशन। ठीक है, कि वो उसे पहले आता था। अगर देखें आपको कोई चीज़ नहीं आती होती तो आप उसे सीखते हैं पहली दफ़ा, तो आप उस चीज़ से क्या हो रहे होते हैं, एजुकेट हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको एक चीज़ पहले से आती है लेकिन आप उसको थोड़ा एडवांस लेवल पे या वो आप भूल जाते हैं और फिर आपको होता है कि यार ये चीज़ मैंने सीखी थी, पता नहीं किस तरह होती है, दोबारा से सीख लेता हूँ। तो जब आप दोबारा से वो सीखी हुई चीज़ को सीखते हैं तो वो आपकी री एजुकेशन होती है। ठीक है, इसी तरह मसल इनमें से कोई चीज़ जो है वो अगर भूल जाए या किसी ट्रॉमा की वजह से जो है वो इन चीज़ों को सही तरीके से फंक्शंस को परफॉर्म ना कर पाए और इनमें से कोई भी अपनी एबिलिटी को लूज़ कर दे, तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट हमारा ये काम होता है कि मसल को वो चीज़ दोबारा से याद कराना, उसे री एजुकेट कराना, सो दैट द मसल कैन परफॉर्म इट्स फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, अगर मसल अपना एक्शन ही परफॉर्म नहीं करेगा तो क्या एक इंडिविजुअल जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपना गुजार सकता है या एक गुड पोस्चर के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है वो री एजुकेशन करवाएं। अब हमारे लिए सबसे पहला जो कॉज होता है ना कि हमें पता हो कि जो ट्रॉमा या मसल के साथ क्या ऐसी इंसल्ट हुई है जिसकी वजह से वो ये चीज़ भूल गए। तो जो कॉज है ना हमारे पास वो हमें लाजमी पता होनी चाहिए। एक मसल है, वो अपना मसल मैच जो है वो ड्यूरिंग किसी एक्सीडेंट के दौरान वो आपका मसल मैच जो है वो लूज़ हो गया, उस तरह भी लूज़ कर सकता है। क्या कहते हैं, अगर एक पेशेंट है उसका फ्रैक्चर हुआ है, उसके ऊपर कास्ट लगा रहेगा 1 महीने तक, वो कास्ट उतरा है तो उस वजह से भी उसका मसल मैच लूज़ हो सकता है। तो मसल मैच दोनों कंडीशन में लॉस हुआ है, लेकिन हमें कॉज पता होना चाहिए ताकि हम लोग उस कॉज के मुताबिक अपना फर्दर ट्रीटमेंट जो है वो प्लान कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ री एजुकेशन में वो कह रहे हैं द मेजर विच कैन बी टेकन बाय द फिजियोथेरेपिस्ट टू कॉम्बैट द पुअर पोस्चर एंड टू ट्रेन एन अदर एंड मोर ऑफिशिएंट पोस्चरल पैटर्न डिपेंड्स लार्जली अपॉन द कॉज। अब हमारे पास अगर कॉज हमें पता होगी तभी हम लोग जो है वो फ्यूचर के जो फर्दर चैलेंजेस आते हैं उनके साथ हम कॉम्बैट कर सकते हैं, उनके साथ हम लड़ सकते हैं, सो दैट पर्सन का जो पोस्चर है वो हम मेंटेन कर सकें। ठीक है, अब हमारे पास बात आ जाती है कि फ़िज़िकल ट्रीटमेंट जो है उसकी सक्सेस किसके ऊपर है। ठीक है, जो भी आप उसको फ़िज़िकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है फिजियोथेरेपिस्ट एंड पेशेंट दोनों की बॉन्डिंग और कोऑपरेशन के ऊपर। ठीक है, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो इतनी कोशिश कर रहा है पेशेंट के साथ लेकिन पेशेंट जो बिल्कुल अपना लगाव नहीं रखता कि यार उसके साथ क्या हो रहा है, कौन सी उसे एक्सरसाइज कराई जा रही है, कितनी दफ़ा उसकी रेपिटेशंस हो रही हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट किए बगैर बस मजबूरी के तहत आता है, करवा के चला जाता है और घर जाके भी दोबारा से प्रैक्टिस नहीं करता, तो क्या वो पेशेंट जो है वो ठीक हो सकता है? नहीं, क्योंकि उसका जो माइंड है
वो सेहत याब होने की तरफ जा ही नहीं रहा, वो एफ़र्ट ही नहीं शो कर रहा कि वो जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ठीक है। उसके बरक्स हमारे पास एक ऐसा पेशेंट है जो आपके साथ एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व भी हो रहा है, वो समझ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके बाद जौन सी एक्सरसाइजेज उसके साथ करवाई जा रही हैं वो उसको घर जाके दोबारा से रिपीट भी कर रहा है और डेडिकेशन अपनी शो कर रहा है, तो ऐसा पेशेंट जो है वो एज़ कम्पेयर टू पिछले पेशेंट से ज़्यादा जल्दी रिकवर करेगा और जल्दी अपना जो पोस्चर इम्बैलेंस है या जो भी उसका पुअर पोस्चर है उसको कन्वर्ट कर लेगा अच्छे पोस्चर में, ठीक है। तो किसी भी ट्रीटमेंट की जो सक्सेस होती है वो पेशेंट एंड थेरेपिस्ट दोनों के कोऑर्डिनेशन के मुताबिक होती है। अगर देखें आप नॉर्मली देखें, अगर एक कैंसर का पेशेंट है तो वो खुदा ना खास्ता अगर कीमोथेरेपी के लिए जाता है, लेकिन अगर वो अंदर से अपनी विल पावर ही उसकी बहुत ज़्यादा, वो जा तो रहा है लेकिन वो अंदर से सोच रहा है कि पता नहीं ये काम कर भी रही है कि नहीं कर रही, पता नहीं मैं बच भी पाऊँगा कि नहीं बच पाऊँगा, अगर वो इसी तरह की कन्फ्यूजन्स में रहेगा, नेगेटिव थॉट सोचता रहेगा, तो उसकी प्रोग्रेस जो है वो उतनी अच्छी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू वो मोटिवेटेड हो और वो अच्छा सोचे कि नहीं आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, वो अपनी एफ़र्ट भी शो करे, अपनी मोटिवेशन भी दिखाए उसके अंदर, तो वो एज़ कम्पेयर टू पिछले पेशेंट से जल्दी ठीक होगा, रिकवर जल्दी करेगा, ठीक है। तो आपकी विल पावर, आपकी डेडिकेशन, आपकी मोटिवेशन टूवर्ड्स द एक्सरसाइज और ठीक होने की तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। यहाँ पे आगे हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जैसे अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होती हैं कि हमारी बोन जो है उसकी एक सर्टन हाइट है और उसकी एक सर्टन विड्थ है, ठीक है। तो लेकिन जब ड्यूरिंग डेवलपमेंट वो अपनी एक्चुअल हाइट भी अचीव नहीं कर पाई और जितना उसने चौड़ाई वाइज यानी विड्थ और डायमीटर वाइज जो है वो मोटा होना था बोन ने, उतना वो बोन मोटी भी नहीं हो पाई। तो ऑब्वियसली बात है ये स्ट्रक्चरल चेंजेस है जो डेवलपमेंट के दौरान आई है, ठीक है। लेकिन पुअर पोस्चर की वजह से आपकी स्ट्रक्चरल चेंजेस इस तरह से नहीं होती जिस तरह से डेवलपमेंटल चेंजेस होती हैं, ठीक है। वो तो परमानेंट हो जाती हैं ना, वो तो फिर आपके लाइफ टाइम जो है वो रहती है। अगर किसी बच्चे का जो है बाजू छोटा डेवलप हो गया तो वो छोटा ही रहेगा, उसको आप लंबा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर एक पुअर पोस्चर की वजह से आपके मसल्स एंड लिगामेंट्स जो हैं वो शॉर्ट हो गए तो आप उनको उनकी एक्चुअल लेंथ के ऊपर दोबारा से ला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने बात पॉइंट जो है वो याद रखना है कि पुअर पोस्चर, यहाँ पे लिख देते हैं, पुअर पोस्चर जो है वो आपके पास परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो लेके नहीं आता, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई पुअर पोस्चर है वो आपका बहुत अरसे तक जो है वो कंटिन्यू हो गया तो जो आपके लिगामेंट्स और मसल्स है ना वो भी फिर आपके पुअर ही कंडीशन को जो है वो अडेप्ट कर लेंगे और वो फिर वापस रिकवरी की तरफ बहुत ज़्यादा मुश्किलों से आएंगे, ठीक है। कोई भी मर्ज़ जो है वो जितना ज़्यादा पुराना होता जाता है उसको रिकवर करना उतना ही ज़्यादा टाइम टेकिंग और क्या कहते हैं मुश्किल होता जाता है, क्योंकि आपने देखा फिज़ियोथेरेपी वैसे भी बहुत एक टाइम टेकिंग और टाइम कंज्यूमिंग जो है वो हमारे पास फील्ड है, जिसके अंदर हम पेशेंट को ये नहीं कह सकते कि आप आए हैं 2 सेशंस में आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, नहीं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का जो हमारे पास डिसेबिलिटी है वो कितनी पुरानी है। वो जितनी जल्दी हमारे पास आएगा उतनी जल्दी उसके रिकवर करने के चांसेस होंगे और वो जितना लेट हमारे पास आएगा उसके रिकवर करने के चांसेस और टाइम पीरियड ड्यूरेशन जो है वो उतना ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बात आ गई है। उसके बाद आ जाता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि हमारे पास पुअर पोस्चर को अच्छे पोस्चर के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है, पुअर हाइजीनिक कंडीशन होती है जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ी थी, वो सारा का सारा अपना रोल प्ले करती हैं हमारे अच्छे पोस्चर में, ठीक है। लेकिन अगर किसी की मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है और अगर कोई जो है उसकी हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो हमारी डोमेन में नहीं आती, ठीक है। अगर वो मेंटली किसी साइकोलॉजिकली किसी इशू से जो है वो गुजर रहा है तो वो हमारी डोमेन में नहीं आएगा, वो एक साइकोलॉजिस्ट की डोमेन में आएगा कि साइकोलॉजिस्ट उसे ट्रीट करे, फिर उसकी फ़िज़िकल जो चेंजेस हैं उनको हम लोग जो है वो ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि जो आपकी डोमेन में चीज़ आती है ना आप उसे ट्रीट कर सकते हैं, जो आपकी डोमेन में नहीं आती आप उसे उस डोमेन के स्पेशलिस्ट को जो है वो रेफ़र करेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाती है
कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनकी वजह से हम लोग जो है वो अपने पूअर पोस्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास रिलैक्सेशन टेक्निक्स आ जाती हैं। रिलैक्सेशन क्यों? क्योंकि देखें आप किसी भी नए बंदे के पास जाते हैं तो आप एकदम से थोड़ा रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो आप रिजर्व हो जाते हैं, तो वो आपको एक्सरसाइज करा रहा है और आपके मसल्स जो है वो रिलैक्स ही नहीं है, तो क्या उनके ऊपर उतना बेनिफिट हमें हासिल होगा जितना एक रिलैक्स मसल के ऊपर होगा। तो हमें अपने मसल्स को ड्यूरिंग एक्सरसाइज रिलैक्स कराना होता है। तो सबसे पहली जो हमारी टेक्निक होती है, हमारे मसल जो है वो क्या होने चाहिए? रिलैक्स होने चाहिए। दूसरा हमारे जो है वो मसल को क्या होना चाहिए कि मोबाइल होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने हो। मसल मोबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और तीसरी जो हमारे पास आ जाती है बात, वो आ जाती है रिपीटेड रेपिटेशंस, ठीक है। कि जो भी आप एक्सरसाइज करवा रहे हैं ना, उसकी रेपिटेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि वो चीज़ कितनी जल्दी रिकवर होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सम फ्यूचर डेट्स, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलैक्सेशन मोबिलिटी एक्सरसाइजेज एंड रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ अ सेटिस्फैक्ट्री पोस्चर पैटर्न विल प्रिपेयर द वे फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो हमारे पास इम्प्रूवमेंट के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स आ गई हैं? एक आ गई है रिलैक्सेशन, दूसरी क्या आ गई है? मोबिलिटी, मसल मोबिलिटी, एंड तीसरी हमारे पास आ गई है रेपिटेशंस। ठीक है कि रेपिटेशंस जो है वो कितनी ज़्यादा परफॉर्म हो रही हैं। अच्छा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि वो अच्छे से अपने एक्सरसाइज के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो उसके अंदर जो हमारा सबसे पहला फैक्टर है ना, वो हमारे पास चेयरफुल एटमॉस्फेयर है, ठीक है। उसके बाद स्पिरिट ऑफ इन्जॉयमेंट है कि आप जो भी कर रहे हैं ना, आप उसे इन्जॉय करके करें, ठीक है। तो ये नहीं बोरिंग कि यार क्या है बस रोज़ ये एक्सरसाइज करनी है, इस तरह करके नहीं। आपका जो स्पिरिट होना चाहिए वो इन्जॉय करने का होना चाहिए कि यार मैं जो भी कर रहा हूँ दैट इज़ गुड फॉर मी, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी, और उसको आप इन्जॉय करके जो है वो करें, ठीक है। हम कहते हैं ना कि कोई भी काम करें तो आप उसे इन्जॉय करके करें, बोझ समझ के ना करें, ठीक है। बोझ समझ के करेंगे तो उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे जितने आप उसे इन्जॉय करके जो है करेंगे, क्योंकि इन्जॉयमेंट की वजह से आपके अच्छे अच्छे ब्रेन से जो है वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि आपकी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो चीज़ को इम्प्रूव करने में, ठीक करने में कम टाइम लगता है इस तरह, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है प्रेज़, कि जब आप अच्छा काम कर रहे हो और आपका थेरेपिस्ट आपको प्रेज़ कर रहा हो कि वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छा किया है, इम्प्रूवमेंट है कल से, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रेज़ किया, पेशेंट भी इंकरेज होता है कि यार मेरा फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो मुझसे बड़ा खुश है, तो मैंने ये अच्छा किया, अब मैं नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा अच्छा करूँगा, ठीक है। तो वो अच्छे की कोशिश में ना ज़्यादा एफर्ट डालता है, अपने ज़्यादा एफर्ट डालने की वजह से ज़्यादा अच्छे तरीके से वो अपना परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं री एजुकेशन में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं लोकल कंडीशंस, कि लोकल कंडीशन में हमारे पास वही वाली बात आ जाती है, आपका एनवायरनमेंट किस तरह का है, डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट तो नहीं है, उसके अलावा आपके मसल की जो है वो स्ट्रेंथ कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं क्या कहते हैं री एजुकेशन में, कि मसल को आपने री एजुकेट कैसे करना है, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रेंस। देखिए मेरी बात सुने, आपके पास कोई भी पेशेंट आएगा ना, अगर वो पेन की कंप्लेंट से आ रहा है ना, तो आपका सबसे पहला जो फ़र्ज़ वो ये बनता है कि आपने आते साथ ही उसको एक्सरसाइज कराना स्टार्ट नहीं कर देनी। सबसे पहले उसकी पेन जो है उसे आपने मैनेज करना है, ठीक है। जब तक वो पेन है और आप एक्सरसाइज कराना स्टार्ट करें, क्या वो पेन कम होगा? नहीं, बल्कि वो पेन तो ज़्यादा हो जाएगा, और पेशेंट जो है वो फिर नेक्स्ट टाइम आएगा ही नहीं कि यार मैं तो इसके पास गया था, इसने तो मुझे दर्द मेरा कम करने के बजाय और ज़्यादा कर दिया। तो इस तरह पेशेंट जो आया वो आपके पास दोबारा आएगा ही नहीं, और वो ये भी कह देगा कि मैंने अब फिजियोथेरेपी करानी ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ता है, इससे तो भाई पेन इंक्रीज़ ही हो रहा है। तो सबसे पहले आपका जो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट फ़र्ज़ बनता है वो क्या बनता है कि आपने सबसे पहले पेन जो है उसे मैनेज करना है, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे कोई रेडनेस हुई हुई है, स्वेलिंग हुई हुई है, आपने उसको देखना है, उसको मैनेज करना है। उसके लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम कहते हैं प्राइस, ठीक है। प्राइस प्रोटोकॉल होता है, इसमें पी होता है, उसके अंदर होता है पेन मैनेजमेंट, आर से होता है रेजिस्टेंस,
कि अगर उसकी रेंज ऑफ मोशन जो है, पेन का मतलब है कि आपने उसका पेन मैनेज करना है सबसे पहले, ठीक है। तो पेन जो है वो हो रहा है उसे, तो आपने उसके पेन मैनेज करना है। हॉट पैक लगाएं, कोल्ड पैक लगाएं, ठीक है, कोई जेल लगाएं, उसका पेन मैनेज करें, उसे पेन किलर दें ताकि उसका पेन जो है वो मैनेज हो। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस। अगर उससे उसकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है, तो आपने देखना है कि रेजिस्टेंस तो नहीं लग रहा उसे किसी वजह से, उसके कपड़े तो इतने टाइट नहीं है जिसकी वजह से उसकी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं हो पा रही, या वो कपड़े इतने टाइट तो नहीं है कि उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से पेन हो रही है। तो आपने जो रेजिस्टेंस है ना उसको जो है वो रिमूव करना है वहाँ से, ठीक है। फिर आई से जो है वो हमारे पास आ जाता है आइसिंग। पेशेंट की कोई स्वेलिंग हुई हुई है, ब्रूज हुआ हुआ है, आपने आइसिंग करनी है। फिर आपने डालना है वहाँ पे कंप्रेशन, को बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लीडिंग स्वेलिंग हुई हुई है, डीवीटी बनी हुई है, ठीक है, तो आपने कंप्रेशन से उसको ट्रीट करना है। ब्लड की पूलिंग हुई हुई है, आपने कंप्रेशन जो है वो डाल के उसको ठीक करना है। और ई से होता है हमारे पास एलिवेशन, कि ब्लड जो है वो, जैसे आपने देखा कुछ लोगों का पाँव अगर टूट जाता है तो उसको जब प्लास्टर लगा देते हैं तो वो उसको यूँ करके जो है वो खड़ा करके यहाँ से ना उसको, मतलब पेशेंट जो है वो अगर यूँ बेड पे लेटा हुआ है तो उसकी टांग जो है वो यूँ करके किसी पूल के साथ जो है वो बांध देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये जो होती है, दिस कंडीशन इज़ नोन एज एलिवेशन। इसके अंदर वो क्या करते हैं कि पेशेंट टांग तो हिला सकता नहीं है, पाँव हिलाएगा तभी सर्कुलेशन होगी ना, तो पाँव तो हिला सकता नहीं है, तो उसके फ्रैक्चर वाले एरिया में ब्लड ना पूल हो जाए, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने में हम ये कराते हैं, उसे एलिवेशन कराते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल होता है जिनकी वजह से हम लोग री एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्निक्स आ जाती हैं। टेक्निक के अंदर बेटा वही वाली बात है कि फिजियोथेरेपिस्ट और पेशेंट दोनों की कोऑपरेशन इज़ हाईली रिकमेंडेड। अगर आपका पेशेंट ही आपके साथ जो है वो सिंसेरिटी और लॉयल्टी शो नहीं कर रहा और वो आपके साथ एफर्ट नहीं कर रहा, तो आप दुनिया जहान का जोर लगा लें, आप उसे ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको पेशेंट का एक तो कॉन्फिडेंस गेन करना है, और वो कैसे गेन होगा, इससे आप उसकी पेन मैनेज कर लेंगे ना, वो कहेगा ये डॉक्टर तो बस मेरा पेन इससे मैनेज कर ले, ये मुझे अब ठीक भी करेगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंस गेन करना है, फिर उससे कोऑपरेट करना है और उसे अपने क्या कहते हैं होप दिलानी है कि आप ठीक हो सकते हैं, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन यू विल बी फाइन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिलैक्सेशन टेक्निक आ जाती है, उसके अलावा मसल स्ट्रेंथनिंग टेक्निक आ जाती है, मसल पावर की टेक्निक आ जाती है और रेपिटेशंस वाली टेक्निक आ जाती है, ठीक है। तो वही वाली बात है कि रिलैक्सेशन का मतलब मसल को आपने रिलैक्स कराना है, उसकी जो टेंशन है पेशेंट को कहना है घबराना नहीं है। और रिलैक्सेशन के लिए आप उसकी फ्लेक्शन करा क्रूक लाइन में उसे बिठा सकते हैं, क्रूक लाइन में आपके मसल फ्लेक्शन में जाते हैं, लेकिन फिर जब आप उसे रिलीज़ कराते हैं तो वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। मसल मोबिलिटी कराते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन रेंज ऑफ मोशन उसकी जो है वो कंप्लीट करवाते हैं और फिर रिपीट कराते हैं एक्सरसाइज को कि जिस चीज़ की कमी हुई है ना, फ्लेक्शन नहीं है, फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज कराएंगे ताकि फ्लेक्शन इंप्रूव हो, और बार बार रिपीट कराएंगे ताकि आपका मसल उस चीज़ को याद करे, री एजुकेट हो कि उसे पता है कि मैं पहले भी फ्लेक्शन करता था लेकिन अब मैं भूल गया हूँ, तो अब मैं दोबारा से उसको याद करूँ। आपके वहाँ पे नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव हो और आपका मसल जो है वो अच्छे तरीके से जो है अपना वर्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। तो रिपीट द एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि एक सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट के पास आए हैं, वो आधे घंटे की एक्सरसाइज कर दी बस, नहीं, घर जाके भी 2 से 3 दफ़ा उसे रिपीट कराएं ताकि आपका मसल जो है वो री एजुकेट जल्दी हो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सारी टेक्निक्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो बाकी पार्ट हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को हेड से पहले तक जो है वो कंप्लीट पढ़ा दिया, आप लोगों ने पढ़ना है और नेक्स्ट हम लोग जब जूम मीटिंग करेंगे तो उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। कोई भी अगर आपको इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन होगी तो हम उसको वहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।